नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश जैन के पलटवार की, मायावती के सपा बीजेपी पर निशाने की। जानेंगे यूपी चुनावों में सपा ने किस किस पर लगाया दांव, उत्तराखंड में कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है खास। बात करेंगे संसद में मोदी सरकार पर विपक्ष के सवालों की, बंगाल बीजेपी में बड़ी टूट के संकेतों की, और बुलेटिन के आखिर में बात वित्त मंत्री के बयान पर घिरी बीजेपी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। यूपी चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खेला ब्राह्मण कार्ड। बोले सरकार बनने पर काशी विश्वनाथ समेत कई अन्य मंदिरों के पुजारियों को देंगे मानदेय। दिल्ली की सत्ता की तैयारी में टीएमसी, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली अखिलेश को 2022 के लिए दिया समर्थन, 2024 में खुद आजमाएंगी किस्मत। फिर विवादों में घिरे एनसीबी, मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े, अब होटल बार का लाइसेंस हुआ रद्द। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने लगाया आरोप, उम्र की गलत जानकारी देते हुए लिकर लाइसेंस किया था हासिल। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 695 अंक की तेजी के साथ 59,558 के लेवल पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 203 अंकों की तेजी के साथ 17,780 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी विधानसभा चुनावों में सपा आरएलडी गठबंधन की सत्ताधारी बीजेपी से कांटे की टक्कर मानी जा रही है। दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। बीजेपी नेताओं के तीखे जुबानी हमलों की काट के लिए अब सपा की ओर से भी उसी तर्ज पर जवाब दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने खून की गर्मी को ठंडा करने की बात की तो सपा आरएलडी की ओर से खून में गर्मी को जरूरी बताया जा रहा है। यूपी की सियासत में इस वक्त गर्मी और चर्बी की लड़ाई छाई हुई है। योगी की गर्मी वाले बयान पर अखिलेश ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और कहा है कि खून में गर्मी जरूरी है। तो वहीं जयंत ने अपने एक भाषण में लोगों से बीजेपी नेताओं की चर्बी उतारने की बात कह डाली है। अखिलेश और जयंत की जोड़ी सीएम योगी को अब उनकी भाषा में जवाब दे रही है। पहले चरण के मतदान में बस एक हफ्ते का वक्त बचा है, ऐसे में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। अखिलेश और जयंत की जोड़ी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जनता के मुद्दे उठा रही है। विजय रथ पर सवार आज शामली पहुंचे अखिलेश और जयंत ने सीएम योगी को अपने निशाने पर लिया है। मुजफ्फरनगर और कैराना में गर्मी दिखा रहे लोगों की 10 मार्च के बाद गर्मी शांत करने और मई जून में शिमला बना देने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेने की बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने उन्हें गोरखपुर भेज दिया है, इस वजह से उनमें गर्मी आ रही है। जब अखिलेश से योगी के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, आप मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद कर सकते हो? मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि बिजली का बिल सस्ता होगा या नहीं। पहली बार उनकी ऐसी भाषा नहीं सुन रहा। मैं तो कहूंगा कि चुनाव आयोग उनके बयान का संज्ञान ले कि एक मुख्यमंत्री की ये भाषा नहीं हो सकती है। अखिलेश ने आगे कहा, जहां तक गर्मी की बात है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर ना बहे तो हम जिंदा रहेंगे क्या? जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, आप उनका एक शपथ पत्र देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। बीजेपी सोच रही है कि गलती तो नहीं कर दी उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर। ये जो मुख्यमंत्री के अंदर गर्मी आ रही है वो इसलिए क्योंकि ये टिकट जगह जगह से मांग रहे थे, मनपसंद टिकट नहीं मिला, उन्हें घर भेज दिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें पैदल पैदल चलाया। जो पैदल चल रहे हैं और बेदल हैं, कभी उनसे पूछिएगा कि उनका दल कौन सा है, क्या वे बीजेपी के सदस्य हैं? बीजेपी ने तय किया है कि आने वाले समय में इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए उनकी भाषा बदल गई है। अखिलेश और जयंत के तेवर इस वक्त बीजेपी पर भारी नजर आ रहे हैं और इन तेवरों ने योगी जी की बेचैनी को बढ़ा दिया है। खून गर्म नहीं होगा तो लोग जिंदा नहीं रह जाएंगे। साइंस भी कहता है कि इंसान के खून में गर्मी जरूरी है। गर्मा गर्मी का ये खेल बीजेपी और सपा आरएलडी नेताओं के बीच ही नहीं चल रहा। बीएसपी भी इस चुनावी खेल में पूरी ताकत से कूद चुकी है और बीएसपी की ओर से कमान संभाली है पार्टी की चीफ मायावती ने। मायावती ने आगरा से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है, जहां उन्होंने बीजेपी और सपा दोनों पर ही निशाना साधा। तो क्या कहा बीएसपी चीफ ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पहले चरण के लिए यूपी में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में इस वक्त चुनाव प्रचार अपने उफान पर है। ऐसे में मायावती ने आगरा से अपनी रैली की शुरुआत की है। विपक्ष लगातार मायावती की खामोशी पर सवाल खड़े कर रहा था, तो वहीं बीजेपी भी उनकी चुप्पी पर चुटकी ले रही थी। ट्विटर पर मायावती लगातार हमलावर थी, लेकिन अब मायावती मैदान में आ चुकी हैं और आते ही उन्होंने सपा, कांग्रेस और बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा है कि
बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान है। बीजेपी पक्षपाती रवैया अपनाती है। बीजेपी जातिवादी और पूंजीवादी पार्टी है। धर्म के नाम पर तनाव बना रहता है। पुलिस हिरासत में दलितों को मार दिया जाता है। अपर कास्ट के लोग भी बीजेपी में ठगे गए हैं। चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की कीमत रोक दी गई है। बीजेपी के अहंकारी और दमनकारी राज से बचाना है और आप, सपा, बीजेपी और कांग्रेसी से बचना है। रैली में मायावती ने सपा की सरकार को गुंडों की सरकार तक कह डाला। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि एसपी ने दलितों से दुर्व्यवहार किया। मुजफ्फरनगर दंगा उनके वक्त में ही हुआ था। सपा की सरकार में दलित और अति पिछड़ों को कुछ नहीं मिला और प्रमोशन में आरक्षण बिल को समाजवादी पार्टी ने फाड़ दिया था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीएसपी चीफ ने कहा, अपनी गलत नीतियों के कारण कांग्रेस सिर्फ केंद्र की सत्ता से ही बेदखल नहीं हुई बल्कि यूपी में भी बहुत पहले बाहर हो गई है। इसके साथ ही मायावती ने ओपिनियन पोल और सर्वे पर तंज कसते हुए कहा कि इनके चक्कर में मत पड़िएगा। 2007 में हमें तीसरे नंबर पर बताया गया था, रिजल्ट आया तो हम नंबर 1 थे। आप सब जब तक वोट नहीं डाल लेते तब तक उपवास पर रहिएगा। सवेरे उठते ही सबसे पहले वोट डालना। सपा हो या बीएसपी, सभी के निशाने पर यूपी की सत्ता है। पिछले 15 साल में सत्ता बीजेपी, सपा और बीएसपी के पास बारी बारी से रही है। ऐसे में कोई भी दल मुकाबले में पीछे नहीं रहना चाहता। दूसरे दल के दिग्गज उम्मीदवारों की घेराबंदी हो रही है और इसमें भी सपा बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। यूपी के डिप्टी सीएम की सपा ने जबरदस्त घेराबंदी कर दी है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इसका भी ऐलान किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश चुनावों में राज्य की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी लगातार अपनी रणनीति में फेरबदल कर रही है। उसी कड़ी में अब पार्टी ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने बीजेपी के लिए जीत की राह को और कठिन बना दिया है। अपनी नई रणनीति के तहत सपा ने बीजेपी और योगी कैबिनेट छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर के पडरौना विधानसभा सीट से नहीं बल्कि फाजिल नगर से उतारने का ऐलान किया है, जबकि मौर्य पडरौना से पिछले 15 सालों से विधायक है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए चुनावी मुकाबला कठिन बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल को सिराथू से उतारा है। सपा के दाव से साफ है कि पार्टी ने बीजेपी को उनके ही घर में घेरने की तैयारी कर ली है। सपा ने पल्लवी को केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ उतारकर पिछला कार्ड चल दिया है। वह यहाँ के लिए बाहरी नेता नहीं है और केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार हो सकती हैं। बीजेपी का मानना था कि कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य का जीतना आसान होगा, लेकिन सपा के दाव के बाद मुकाबला कठिन हो गया है। कौशाम्बी जिले में पिछड़े वर्ग के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में सपा गठबंधन की ओर से पिछड़े समाज से ही आने वाली पल्लवी पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। अब सपा के इस दाव ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी तो कर दी हैं, लेकिन उसका ये दाव कितना सफल साबित होता है ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। तो सपा की तरफ से यूपी चुनावों के लिए सदी हुई चालें चली जा रही हैं, तो कांग्रेस का ध्यान यूपी की जगह उत्तराखंड पर लगा हुआ है, जहां वो मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आज कांग्रेस की तरफ से उत्तराखंड के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया, जिसे पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने जारी किया। तो क्या है कांग्रेस के घोषणा पत्र में खास, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में अब प्रचार के लिए सिर्फ 10 दिन का ही वक्त बचा है। 14 फरवरी को वोटिंग होनी है, इसलिए सभी दलों ने अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड में हर 5 साल के बाद सत्ता में बदलाव का इतिहास रहा है, इसलिए कांग्रेस को इस बार उत्तराखंड में बहुत उम्मीदें दिख रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज उत्तराखंड में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के घोषणा पत्र में दावा किया गया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही पार्टी ने 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा भी किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में हर गांव, हर द्वार स्वास्थ्य सुविधाएं देने का भी ऐलान किया। कांग्रेस ने ये भी कहा कि राज्य में गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए के पार नहीं होंगे। प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी करने के बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया। प्रियंका ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की नीयत ठीक नहीं है। बीजेपी सिर्फ चुनावी घोषणाएं करती है। बीजेपी ने 5 साल में आपकी उम्मीदों को बस तोड़ा है। देश भर में गन्ने का बकाया 14,000 करोड़ रुपए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16,000 करोड़ रुपए में अपने लिए 2 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। हेलीकॉप्टरों की कीमत पर बकाया राशि का भुगतान किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने क्या चुना? 2 हेलीकॉप्टर। बजट को लेकर भी प्रियंका गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आपने बजट देखा जिसमें मध्यम वर्ग और गरीब के लिए क्या था? कुछ भी नहीं। आज सुबह किसी ने मुझे बताया कि हीरे की कीमत कम हो गई है और दवाओं की कीमत बढ़ गई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें कब खोलेंगे? रोजगार, महंगाई, शिक्षा, हर चीज पर कांग्रेस ने जोर दिया है। साथ ही प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा।
बीजेपी की घेराबंदी विपक्ष संसद में भी करने में जुटा है। मोदी सरकार के बजट और राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आज बजट का तीसरा दिन था और विपक्ष के तेवरों से साफ हो गया कि मोदी सरकार के लिए बजट सत्र आसान नहीं रहेगा। बजट पर निशाना साधते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। 7 साल बाद सरकार बजट पेश करती है और दावा करती है कि 5 साल में 60 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। यह हालात कैसे बदल गए, क्यों युवाओं को ऐसे गुमराह किया गया? खड़गे ने कहा कि जब राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया तो मैंने समझा कि इसमें गरीबों और किसानों के लिए काफी कुछ होगा, लेकिन उसमें महंगाई का कोई जिक्र नहीं है, बेरोजगारी का कोई जिक्र होगा, किसान और मजदूर की बात होगी, लेकिन सरकार ने किसी भी मुद्दे की बात ही नहीं की, जैसे उसे किसी की चिंता नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि 60 लाख MSME बंद हो गई। सरकार लोगों को रोजगार तो दे नहीं पा रही है, उल्टा जिनके पास रोजगार है उन्हें बेरोजगार बना रही है। CMP सांसद सीताराम येचुरी ने कहा कि 4 साल पहले आपने कह दिया था कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। 2022 में आपने कह दिया कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 2022 तो आ ही गया, बजट पेश हो गया और बजट में क्या किया किसानों के लिए। मैंने बहुत बारीकी के साथ बजट को देखा पर कुछ नजर नहीं आया। हो सकता है चश्मे की पावर बदल ले हम, लेकिन इस बजट के अंदर कुछ नजर तो नहीं आ रहा है। संसद में तो विपक्ष ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा ही रखी हैं, तो बंगाल में TMC ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा रखी है। दरअसल विधानसभा चुनावों के बाद से ही बीजेपी के नेता लगातार TMC में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी की बढ़ती टूट को लेकर अब बंगाल की CM ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बीजेपी के कई विधायक जल्द ही उनके दल में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अक्सर ही बीजेपी के लिए तीखे बयान देती नजर आती हैं। उसी कड़ी में ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर दुर्योधन और दुशासन भी जिंदा रहते तो बीजेपी का कुशासन देखकर डूब मरते। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट होकर लड़ाई करें और बीजेपी को पराजित करें। इसके साथ ही CM ममता बनर्जी ने बीजेपी में बड़ी टूट होने की बात करते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी के 6 से 7 MLA TMC में शामिल होना चाहते हैं। हम जबरन कुछ नहीं करेंगे, अगर कोई शामिल होता है तो उसे शामिल कराया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले बंगाल में TMC का जन्म हुआ था, लेकिन बाद में TMC का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ है। ममता बनर्जी ने कहा कि देश में एक भी राजनीतिक दल नहीं है जो ये कह पाएगा कि उसकी उत्पत्ति संग्राम से हुई है। TMC काम पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में माकपा को हराया जा सकता है तो बीजेपी को भी हराया जा सकता है। इसके अलावा बीते दिन आए केंद्रीय बजट पर निशाना साधते हुए CM ममता ने कहा कि कल एक बजट पेश किया गया था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ नहीं है, कुछ बोलने पर भी पेगासस लगा देंगे। अभिषेक बनर्जी और PK सभी का पेगासस किया गया है। पेगासस रहेगा तो जनता लड़ाई करेगी। फोन से बात करने पर पेगासस की बात होती है। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोई काम नहीं है। जैसे ही चुनाव आता है ED और CBI को भेज दिया जाता है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर निशाना साधते हुए CM ने कहा कि राज्यपाल राजभवन में बैठकर ट्वीट करते हैं, हिंसा की बात करते हैं, बोलते हैं कि उनका निर्देश मानना होगा। अगर एक इलेक्टेड पार्षद होते तो मानते, अब कह रहे हैं कि देख लेंगे। बिना CM की अनुमति के आप राज्य सरकार के अधिकारी को तलब नहीं कर सकते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात वित्त मंत्री के विवादित बयान की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी टाइप वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। चुनावी मौसम में कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर भुनाने की रणनीति में जुट गई है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने इस बयान को लेकर मोदी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी डिफेंसिव मोड में आ गई है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक है उससे चुनाव से पहले बीजेपी का घिरना लाजमी है। यूपी चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। माना जा रहा था कि वो बजट में भी यूपी के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्मम बनकर लोगों की उम्मीदों को धराशाही कर दिया, जिसे लेकर उनकी किरकिरी तो हो ही रही थी, लेकिन अब उनके यूपी टाइप वाले बयान को लेकर भी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस ने इस बयान को लेकर सरकार की जबरदस्त घेराबंदी की। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि हम यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है। कांग्रेस ने इसके लिए
#यूपी मेरा अभियान हैशटैग की शुरुआत भी कर दी है। यूपी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि निर्मला सीतारमण ने अपने शर्मनाक बयान से न सिर्फ यूपी के बौद्धिक इतिहास और चेतना को बल्कि समूचे प्रदेश की जनता को अपमानित किया है। यूपी की जनता इस अपमान का बदला जरूर लेगी। सीतारमण जी, आपने यूपी के लिए बजट के झोले में कुछ डाला नहीं, ठीक है, लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह अपमान करने की क्या जरूरत थी? समझ लीजिए, यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है। हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति और इतिहास पर गर्व है। दरअसल जिस यूपी टाइप वाले बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, उसकी शुरुआत राहुल गांधी के ट्वीट के बाद हुई थी। राहुल गांधी ने बजट पर निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी सरकार का बजट शून्य जैसा है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब राहुल के बयान पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से जवाब देने के लिए कहा। इस पर चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को बजट समझ में नहीं आया है। बजट में सभी सेक्टर्स के लिए घोषणाएं की गई हैं। मंत्री पंकज चौधरी की बात को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि चौधरी ने टिपिकल यूपी टाइप जवाब दिया है। मुझे लगता है कि यूपी से भागने वाले सांसद के लिए इतना काफी है। वित्त मंत्री अपने बयान में राहुल को घेरना चाहती थी, लेकिन उल्टा उन्होंने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।